हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रपाल सिंह चैन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम बाल विकास के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आज हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के निवासी थे और जिनका जन्म स्थान था वियना। अब जैसे कि पता चलता है मनोविश्लेषण यानी कि मन का विश्लेषण। अगर हम इन शब्दों का तोड़ के इसके सामान्य अर्थ को जानते हैं तो पता चलता है कि मन का विश्लेषण किया गया है। मन के विश्लेषण को फ्राइड महोदय ने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले है स्थलाकृति संरचना, दूसरा है गत्यात्मक संरचना और तीसरा भाग है मनोलैंगिक विकास। साइकोलॉजी की भाषा इतनी आसान है कि वर्ड बदलने पे सब कुछ बदल जाता है। तो स्थलाकृति संरचना को हम और क्या कहते हैं? आकारात्मक मॉडल भी कहते हैं। दूसरा नाम है गत्यात्मक संरचना। इसको क्या कहते हैं? इसको संरचनात्मक मॉडल भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में स्थलाकृति संरचना ना आके वो आकारात्मक मॉडल दे दे कि आकारात्मक मॉडल में किस चीज का वर्णन है, तो आकारात्मक मॉडल में किस चीज का वर्णन है? मन की संरचना का वर्णन है। ऐसे ध्यान रखेंगे। गत्यात्मक संरचना या संरचनात्मक मॉडल में किस चीज का वर्णन है? इसमें व्यक्तित्व संरचना का वर्णन है। और जो तीसरा भाग है वो है मनोलैंगिक विकास। अब हम इन तीनों में देख लेते हैं कि जो विश्लेषण है वो किस आधार पे किया गया है। मन की संरचना में क्या बताया गया है? मन की संरचना में मन के 3 भाग पे विश्लेषण किया गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है चेतन, दूसरा है अचेतन और तीसरा है अर्ध चेतन। अर्ध चेतन। तो मन की कितनी संरचना पे वर्णन किया गया है? 3 भागों में, चेतन, अचेतन और अर्ध चेतन। इसी तरह से गत्यात्मक संरचना में कितने भाग दिए गए हैं? इसमें भी व्यक्तित्व संरचना के 3 भाग दिए गए हैं, इदम, अहम और परा अहम। मनोलैंगिक विकास में 5 अवस्थाओं का वर्णन है। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले है मुख, दूसरी है गुदा, तीसरी है लैंगिक, चौथी है अदृश्य और 5वीं है जननेंद्रिय अवस्था। इस चार्ट से ही कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं। एक बार हम फिर से इनकी चर्चा कर लेते हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग स्थलाकृति संरचना या इसी का दूसरा नाम है आकारात्मक मॉडल। आकारात्मक मॉडल या स्थलाकृति संरचना में किसका वर्णन किया गया है? मन की संरचना का। मन की संरचना के कितने भाग दिए हैं? 3 भाग दिए हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इसी तरह से गत्यात्मक संरचना। गत्यात्मक संरचना का दूसरा नाम क्या है? संरचनात्मक मॉडल। और इसके कितने भाग हैं? इसके इदम, अहम और परा अहम। और इदम, अहम, परा अहम किसके भाग हैं? व्यक्तित्व संरचना के भाग। उसके बाद है मनोलैंगिक विकास। मनोलैंगिक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? 5 अवस्थाओं में। पहली है मुख, गुदा, लैंगिक, अदृश्य और जननेंद्रिय अवस्था। अब हम इन सबको पढ़ने से पहले जान लेते हैं स्थल आकृति संरचना इसमें है क्या, और मन की संरचना में जो चेतन, अचेतन और अर्धचेतन है इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सिगमंड फ्राइड ने मन की संरचना का जो मॉडल दिया है उसका एक एग्जाम्पल दिया है और कहा है कि बर्फ का एक टुकड़ा जो जल में तैर रहा है जिसका अधिकांश भाग जल में डूबा है। मन की तीनों अवस्थाओं को समझाने के लिए एक जल में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े का उदाहरण दिया गया है जिसका अधिकांश भाग क्या है? जल में डूबा हुआ है। तो जो इसका तैरता हुए टुकड़े का भाग है, जो ये वाला भाग है जो जल के ऊपर है, वो कौन सा भाग है? वो है चेतन। और जो भाग पूरा जल में डूबा हुआ है, ये वाला भाग, ये कौन सा है? ये है अचेतन। और वो भाग जो ये इस सतह पे है, ये यहां पे, ये वाला भाग है अर्धचेतन। इसको अर्धचेतन की संज्ञा दी गई। अब
चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। जो चेतन वाला भाग है वो कितना है, वो 1/10 भाग है, यानी कि 10%। 10% भाग कितना है, चेतन है। और जो अचेतन भाग है वो कितना है, जो अचेतन भाग है वो कितना है, 9/10। यानी कि जो अचेतन भाग है वो कितना है, वो 90% है। और जो अर्धचेतन है वो कितना भाग है, जो अर्धचेतन है वो ना के बराबर है, खाली दिया है। तो अगर हम कहें हमारी चेतना का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो जो चेतना का सबसे बड़ा हिस्सा है वो कौन सा है, वो अचेतन भाग कहलाता है। और जो चेतन है हमारा, जो जागृत मस्तिष्क है, वो क्या कहलाता है, हमारा चेतन कहलाता है। जो ये हमारा चेतन भाग है, सबसे पहली बात, ये पूरे मन का क्या है, सबसे छोटा हिस्सा है और सबसे ज्यादा अहम और जरूरी काम करता है। सबसे पहली बात, ये वर्तमान से संबंधित होता है। दूसरी बात है, ये क्या काम करता है, ये जागृत स्थिति में रहता है। हमेशा कैसे रहता है, जागृत स्थिति में। अगर अपने आप को सही रखना है, स्वस्थ रखना है, तो हमेशा इसका ध्यान रखना। सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा, नाजुक होता है बिल्कुल। हम क्या करते हैं, किसी ने कुछ बात कह दी और उसे हम अपने मन में लेके बैठ जाते हैं, अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया, अब क्या होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इन सब बेकार चीजों को निकाल देना है और कहाँ भेज देना है, अचेतन मन में। ये अचेतन मन क्या है, शरीर हमारे मन का सबसे बड़ा भाग है और सबसे बड़ा भाग होने के नाते ये क्या है, इसको क्या कहा गया है, इसको भंडार गृह कहा गया है। क्या कहा गया है, भंडार गृह। जितनी भी फालतू की चीजें हैं सब निकाल के कहां भेज देनी है, अचेतन मन में। कैसा रहना है, अगर हमें अपने मस्तिष्क को, मन को शांत रखना है, अच्छा रखना है और उसका सही उपयोग करना है, तो क्या करना पड़ेगा, जितने भी बुरे अनुभव हैं, जो भी कटु अनुभव हैं, सबको कहां भेज देना है, अचेतन मन में। चेतन, जो मन की चेतन अवस्था है, उसमें अनुभव, जितने भी आपने पहले अनुभव किए हैं, अच्छे बुरे सब, इच्छाएं, प्रेरणाएं, संवेदनाएं, जिनका संबंध वर्तमान से है, सब विद्यमान होते हैं। और मस्तिष्क की कैसी अवस्था होती है, जागृत अवस्था। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको अचेतन और चेतन को समझने के लिए, बहुत आसान सा है। जब हम परीक्षा से पहले याद करके जाते हैं, हमने खूब सारा पढ़ा, खूब मन लगा के पढ़ाई की, लेकिन इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि दिमाग हमारा खाली खाली सा है और जैसे हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। पढ़ा है, हमें पता है कि हमने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मन ऐसा रहता है कि शायद ये भी नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा है, वहां क्या होगा एग्जाम में। लेकिन जब हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो क्या होता है, वहां जो हमारे अचेतन मन है, जो हमने पढ़ा है वो सब कहाँ सेव हो गया, वो अचेतन मन में जाके सेव हो गया। लेकिन जब हम एग्जाम में जाके क्वेश्चन पढ़ते हैं और पढ़ते ही क्या होता है, हमारी जो मेमोरी में सेव है, जो हमारे अचेतन मन में भंडार गृह में सेव है, वो वहां से उठ के चेतन मन में जाता है और हम उसका आंसर अपनी कॉपी में लिखते हैं। अब इसी के साथ समझते हैं अर्धचेतन क्या है। अर्धचेतन, अर्धचेतन क्या है, जैसे कोई सामान हमने कहीं रखा और हम उसको भूल गए और फिर हम ढूंढ रहे हैं घर में, अरे हमने कहीं रखा तो था लेकिन कहाँ रखा गया। जैसे चश्मा ही होता है, कभी कभी चश्मा हम सिर पे यहाँ लगा लेते हैं और ढूंढते फिरते हैं चश्मा की, चश्मा कहाँ से लगा, जबकि कहाँ है चश्मा, चश्मा हमारे सर पे रखा है, आंखों से ना हटा के सर पे लगा लेते हैं। उसके बाद कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि एग्जाम में हमारा पढ़ा हुआ है, हमें चेतन मन में हमें ध्यान है कि हाँ हमने इस प्रश्न का आंसर पढ़ा है। अचेतन मन में हम बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि हाँ इसका आंसर आ जाए, लेकिन वो अचेतन मन से निकल के आंसर हमारा चेतन में नहीं पहुंच पा रहा है। और अंत में सोचते सोचते एक ही सवाल हमारा छूट गया, परीक्षा का टाइम पूरा हो जाता है और जैसे ही हम एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं और हमें अगर थोड़ा सा भी हिंट मिलता है तो क्या होता है, वो पार्ट कौन सा कहलाता है, अर्धचेतन, और हमें आंसर क्या होता है, तुरंत याद आता है। लेकिन क्या इसका कोई फायदा हुआ, नहीं ना। तो इसीलिए इसका अर्धचेतन का कितना भाग रखा गया है, 0। इसका कोई भाग नहीं रखा गया, केवल इन दोनों के बीच की स्थिति को अर्धचेतन बोल दिया गया है। जो अर्धचेतन है
उसका एक और नाम भी मिलता है सुलभ स्मृति। सुलभ स्मृति जैसे अर्थ से पता चलता है सुलभ, अगर काम कर गई तो फिर कैसा हो गया अचेतन, और नहीं कर गई तो फिर कैसा हो गया अर्धचेतन। तो अर्धचेतन का एक और नाम मिलता है, उसका नाम है सुलभ स्मृति। कभी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ कि मन की संरचना के अंतर्गत सुलभ स्मृति का कितना भाग है, तो कितना भाग है सुलभ स्मृति का 0, और चेतन का कितना भाग है 10%, और अचेतन का कितना भाग है 90%। दूसरे मॉडल के अंतर्गत शामिल है गत्यात्मक संरचना, यानी कि संरचनात्मक मॉडल, जिसके बारे में हम पहले वर्णन कर चुके हैं। और गत्यात्मक संरचना के अंतर्गत क्या आते हैं, व्यक्तित्व संरचना, पर्सनैलिटी कैसी है, कैसा व्यक्तित्व है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है इदम, इड, अहम, ईगो, और परा अहम या अति अहम, सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो 3 तरह के व्यक्तित्व पर्सनैलिटी संरचना में विभाजित किया गया है। अब इड में क्या है, इदम। इदम क्या है, सुखवादी सिद्धांत। इदम सुखवादी सिद्धांत पे काम करता है। बच्चा सोचता है चाहे सही हो, गलत हो, अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी कार्य हो, लेकिन अपने कार्य की सिद्धि होनी चाहिए। अपना कार्य सिद्ध हो जाना चाहिए, चाहे वो अच्छे तरीके से हो, चाहे बुरे तरीके से हो, चाहे कोई गलत कार्य क्यों ना करना पड़ जाए। और क्या है इसमें, इसमें जन्मजात प्रवृत्तियां शामिल होती हैं इदम में। जन्मजात प्रवृत्तियां कहां से आती हैं, जन्मजात प्रवृत्तियां माँ बाप, नाना नानी और दादा दादी, इन 3 वंश से जन्मजात प्रवृत्तियां बच्चे के अंदर शामिल होती हैं। और इदम में क्या होता है, इस सुख वाली सिद्धांत को पूरा करने के लिए जन्मजात प्रवृत्तियां भी अपना पूरा योगदान निभाती हैं। और क्या कर सकती हैं ये जन्मजात प्रवृत्तियां, बच्चे को कुसमायोजित भी कर सकती हैं अगर उसके सही गलत में रोक ना लगाई जाए। उसके बाद है अहम, ईगो। ईगो वास्तविक सिद्धांत है। वास्तविकता का सिद्धांत क्या है कि हम कोई गलत काम करने की सोचते तो हैं लेकिन डर जाते हैं, अरे पकड़े गए तो क्या होगा, पकड़े गए तो हमारे समाज में कितनी बेइज्जती होगी, कितना अपमान होगा, उसका निर्णय क्या होगा, क्या उसका हम पर फर्क पड़ेगा, आने वाले समय में लोग हमें क्या कहेंगे। ये सारी चीजें कहाँ आ जाती हैं, वो अहम में आ जाती हैं, ईगो में। तो ईगो क्या है, ईगो वास्तविकता का सिद्धांत है। उसके बाद है परा अहम, अति अहम। इसमें केवल आदर्शवादी सिद्धांत की बात की जाती है। आदर्शवाद, मनुष्य के चरम आदर्शवादों का वर्णन कहाँ की मिलता है, वो परा अहम यानी कि सुपर ईगो में मिलता है। जैसे नाम से पता चलता है सुपर, इंसान का क्या हो जाता है इसमें, सुपर से ऊपर, यानी कि आदर्शवादी सिद्धांत का पालन करता है। अब जब हम इदम इड में कुसमायोजित हो सकते हैं, तो क्या अति आदर्शवादी होना भी कुसमायोजित हो सकता है। इसका एक उदाहरण मिलता है कि एक महिला जिसका बच्चा भूख से तड़प रहा है, पहले सोचती है कि क्या करूं, कहां से इसको खाना खिलाऊं, कोशिश करती है कि वहां से रोटी चुराई जाए या ना चुराई जाए, लेकिन सोचते सोचते हाँ ना इतनी उहापोह हो जाती है कि बच्चा तो भूख से बिलख रहा है, लेकिन वो निर्णय नहीं कर पा रही है कि रोटी चुराई जाए या ना चुराई जाए। लेकिन अंत में जाके वो रोटी चुरा लेती है, लेकिन रोटी मिलने से पहले उसका बच्चा मर जाता है। तो ये वाली स्थिति कि मैंने रोटी चुराई भी, इससे तो मैं पहले चुरा लेती तो उसका बच्चा जीवित रहता, तो ये अति आदर्शवाद का सिद्धांत है। तो ये भी क्या कर सकता है, ये भी व्यक्ति को कुसमायोजित कर सकता है। जो तीसरा भाग है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, मनोलैंगिक विकास, इसको 5 अवस्थाओं में इसका वर्णन किया गया है। पहली है मुखा अवस्था। मुखा अवस्था जन्म से लेकर 1 वर्ष तक मानी गई है। इसमें क्या होता है कि बच्चा प्रत्येक चीज को अपने मुंह में डालता है, चूसता है और उसको काटना चाहता है। दूसरी है गुदा अवस्था। गुदा अवस्था 1 से 3 वर्ष तक मानी गई है। गुदा अवस्था को सिगमंड फ्राइड ने गंदी अवस्था का दर्जा भी दिया है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा मल मूत्र को रोकना और त्यागना सीखता है, जो क्या है 18 माह से 3 वर्ष तक मानी गई है।
1 वर्ष से 3 वर्ष तक या 18 माह से 3 वर्ष तक। उसके बाद है लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था क्या है? 3 से 5 वर्ष तक की अवस्था जो है वो लैंगिक अवस्था है। इसमें लड़कों का अपनी माता के प्रति और लड़कियों का अपनी पिता के प्रति मोह उत्पन्न होता है। और ऐसा कौन सी ग्रंथि से होता है? लड़कों में कौन सी ग्रंथि होती है? ओडिपस। और लड़कियों में कौन सी ग्रंथि होती है? इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण लड़कियों में पिता के प्रति और ओडिपस ग्रंथि के विकास के कारण लड़कों में माता के प्रति मोह उत्पन्न होता है। एक है अदृश्य अवस्था। अदृश्य अवस्था कहां से कहां तक है? ये 5 से 12 वर्ष तक है। लिबिडो संतुष्टि का केंद्र। इसमें लिबिडो संतुष्टि का केंद्र क्या होता है? प्रेम, लिबिडो। सिगमंड फ्रायड ने लिबिडो किसे कहा है? प्रेम, स्नेह, मोह, इन सबको लिबिडो के अंतर्गत शामिल किया गया है। और क्या कहा गया है? लिबिडो संतुष्टि का केंद्र अदृश्य हो जाता है। और जननेंद्रिय अवस्था। जननेंद्रिय अवस्था क्या है? कि 12 वर्ष के बाद प्रत्येक बच्चा अपने विपरीत लिंग के प्रति तीव्र आकर्षण की प्राप्ति करता है। तो मनोलैंगिक विकास के अंतर्गत मुखावस्था, गुदा अवस्था, लैंगिक, अदृश्य और जननेंद्रिय, इन 5 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। सिगमंड फ्रायड ने नार्सिसिज्म क्या है? आत्म प्रेम, अपने आप से प्रेम करने की। तो आत्म प्रेम की भावना को फ्रायड ने क्या कहा है? नार्सिसिज्म कहा है, जिसमें अपने ही रूप पर बालक मोहित होकर अपने आप से प्रेम करने लगता है। और मुखा अवस्था के अंतर्गत ये 2 तरह के व्यक्तित्व शामिल किए जाते हैं। कहां? मुखावस्था में। मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व और अनुवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व। एक निष्क्रिय, मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व कैसा होगा? आशावादी होगा, विश्वास से भरा होगा, लेकिन दूसरों पर निर्भर रहने का शील गुण पाया जाता है। किसमें? मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व के व्यक्ति में। दूसरा है अनुवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व। अगर कोई व्यक्ति अनुवर्ती आक्रामक होगा तो क्या होगा? वो अत्यधिक प्रभुत्व वाला होगा, किसी भी चीज पे एकदम जबरदस्त कब्जा करने वाला होगा। शोषण, अपना शोषण होने नहीं देगा और दूसरे का शोषण करने की पूरी कोशिश करेगा। और परपीड़न का शील गुण। तो परपीड़न क्या होता है? कि अपना तो कुछ जाए ना और दूसरों का कुछ छूट ना जाए लेने से, कि जितना हो सके उसको सबको इकट्ठा किया जा सके। वो क्या है? परपीड़न का शील गुण, एक तरह से शोषण करने वाला सबका। तो अनुवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व, ये 2 तरह के व्यक्तित्व हैं जो मुखा अवस्था में परिवर्तित होते हैं। और फ्रेंड्स, इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो लगभग इसी लेक्चर से बनते हैं, वो हम अगले पार्ट में पूरे करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।